शेरगुल की आमद के तीसरे रोज अचानक तंजीम की तरफ से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा साहब के आस्ताने पर मुनक्किद हुई थी, जहां हाजिरी देने के लिए अम्माले हुकूमत की कतार बंधी रहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही अखबारात के नुमाइंदे वहां हाजिर थे। कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं बचा था जिसे उस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग के लिए तलब किया गया हो और वो यहाँ हाजिर न हो। बाबा साहब की आमद पर वो सब इस तरह एहतरामन खड़े हुए थे जैसे कदीम दौर में बादशाहों की दरबार में आमद पर मसाहिब गर्दनें झुकाकर कोरनिश बजा लाया करते। बाबा साहब का मूड बड़ा खराब दिखाई दे रहा था। उन्होंने हाथ के इशारे से अपने सामने मौजूद गधों को बैठने की तलकीन की और उनकी जबान अंगारे उगलने लगी। मैं पहले भी कई मर्तबा कह चुका हूँ कि हुकूमत की बाज एजेंसियां हमारे और हुकूमत के दरमियान मौजूद बेहतरीन ताल्लुकात को सबोताश करने पर तुली हुई हैं और हमारे नौजवानों को इश्तियाल दिलाकर गलत इक़दामात करने पर मजबूर कर रही हैं ताकि वो हंगामा आराई करें और उनके हाथ कोई बहाना लग जाए। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल तंजीम के तलबा विंग के लीडर जाकिर भाई का अगवा है। जाकिर भाई और उनके एक साथी को हुकूमती एजेंसी के अहलकारों ने 2 दिन से अगवा कर रखा है। उनकी कार हमें मॉडर्न कॉलोनी के बाहर मिली है, जिसकी सीटों की उखाड़ पिछाड़ और दीगर हालात से यह अंदाजा किया जा सकता है कि जाकिर भाई को अगवा करके ले जाया गया है। हमने हुकूमत को पहले ही वार्निंग दी थी कि इन सरकारी एजेंसियों को लगाम डाले जो हमारे और हुकूमत के ताल्लुकात कशीदा करने पर तुली हुई हैं। अगर जाकिर भाई या उनके साथियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या कोई इल्जामात हैं तो कानूनी तरीके पर अमल किया जाए। मैं एजेंसी वालों को वार्निंग देता हूं कि अगर उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर जाकिर भाई और उसके साथियों को रिहा न किया तो तलबा पर काबू रखना हमारे बस से बाहर हो जाएगा। मेरी वजीर आजम और सदर से दरखास्त है कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें जिन्होंने हमारे आपस के ताल्लुकात खराब करने पर कमर बांध रखी है। बाबा साहब इतने गुस्से में औल जलोल बक रहे थे कि किसी बेचारे रिपोर्टर में कोई सवाल करने की हिम्मत बाकी न रही। यूं दिखाई देता था जैसे जाकिर भाई के अगवा ने उन्हें बौखला कर रख दिया है। गुस्से से बाबा साहब का चेहरा, जिस पर पहले ही बहुत लानत बरस रही थी, मजीद भयानक हो गया था। वो हस्बे रिवायत बड़े जोशो खरोश से गला फाड़ फाड़ कर अपने कहरो गजब का मुजाहरा कर रहे थे। अभी बाबा साहब का बयान जारी था जब अचानक ही उनके एक मुअद्दब साथी ने उनके कान में कुछ कहा और वो अचानक उठकर मुलिका कमरे में चले गए। बन्ने भाई ने फौरन खड़े होकर वजाहत की, बाबा साहब एक जरूरी टेलीफोन सुन रहे हैं, आप बराहे करम तशरीफ रखिए, वो चंद मिनट में आते हैं। तमाम अखबार नवीस पहलू बदल कर रह गए। उन बेचारों में से किसी की हिम्मत न थी कि कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर या बाबा साहब की तरफ से रवानगी की इजाजत मिले बगैर यहाँ से चला जाए। कैदी बनकर रह गए थे बेचारे अखबार नवीस। एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखते हुए वो बेबसी से हाथ मल रहे थे। उनके मालिकान की सख्त हिदायत मौजूद थी कि तंजीम को नाराज करने का मतलब अपनी नौकरी से हाथ धोना तो है ही, अपने साथियों का माशी कत्लेआम भी है, क्योंकि ये लोग मामूली सी गलती पर तिल मिलाकर अखबारात के दफातर पर हमलावर हुआ करते थे। उन्होंने एक बड़े अखबार के प्रेस को इस जुर्म में आग लगा दी थी कि उस अखबार ने उनके एक दूसरे दर्जे के लीडर का बयान अंदर के सफात पर लगाया था, जबकि उसे हुक्म दिया गया था कि ये बयान बाहर के सफे पर लगाया जाए। इस मुल्क की तारीख में वो बेरहम लम्हात भी आए जब अखबार मालिकान ने अपने ही एक साथी को झूठा कहते हुए, जिसके दफ्तर पर तंजीम ने हमला करके उनका नातिका बंद कर रखा था, बाबा साहब के दरबार में पहुंचकर उनसे बाजमात माफी मांगी थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि आइंदा कम से कम इस शहर के किसी अखबार में एक लफ्ज भी शाया नहीं होगा जो उनके मिजाज शाहाना पर नागवार गुजरे। बाबा साहब ने अपने आस्ताने पर आए उन अखबारात के मालिकान का माफीनामा कबूल करते हुए उन्हें तलकीन की थी कि वो सहाफत की आला अक़दार अपनाएं और अपनी मनमानियां छोड़ दें। उनके नजदीक सहाफत यही थी कि उनकी तंजीम के हर हुक्म की इताअत बिला चूचरा की जाए। अचानक ही कॉन्फ्रेंस हॉल से मुल्क का दरवाजा खुला और बाबा साहब का लानती चेहरा बरामद हुआ। उन्होंने गहरे शीशों की ऐनक लगा रखी थी। उसके बावजूद बेशतर अखबार नवीस ये महसूस कर रहे थे कि उनकी आंखों से निकलते अंगारे सामने बैठे बेचारे अखबार नवीसों को भस्म करके रख देंगे। बाबा साहब कहर बरसाने लगे। वही हुआ जिस बात की मैंने निशानदही की थी। उन लोगों ने बड़ी नीच हरकत की है। जाकिर भाई की मस्खशुदा लाश शहर के एक चौराहे पर फेंक दी गई है। उनके साथी की जबान और हाथ काटे गए हैं और वो बेचारा करीबुल मर्ग एक अस्पताल में एड़ियां रगड़ रहा है। मैं हुकूमती एजेंसियों को बता देना चाहता हूँ कि हम इन हरकतों से इश्तियाल में आने वाले नहीं। मैं सदर और वजीर आजम से दरखास्त करूंगा कि जाकिर भाई के कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाए।
बसूरत दीगर हालात की खराबी के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके साथ ही वो उठ कर चले गए। बन्ने भाई ने अखबार नवीसों को बताया कि जाकिर भाई की शहादत से बाबा साहब को बहुत दुख पहुंचा है और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टर उनका तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। कई अखबार नवीसों के दिल से बद्दुआ निकली, खुदा करे अब ये मूजी कभी ठीक ना हो। बहुत से अखबार नवीस अपनी वफादारियों का सबूत देने के लिए बन्ने भाई के गिर्द जमघट्टा लगाकर बाबा साहब की सेहत का रोना रोने और जाकिर भाई की शहादत पर पुरसा करने लगे। फिर एक एक करके अपने दफातर को रवाना हो गए। जाकिर भाई की लाश बिल्कुल उसी हालत में मिली थी जिस हालत में तंजीम के हाथों मरने वाले बेगुनाहों की लाशें मिला करती थीं। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और चेहरा भी कदरे मस्ख हो चुका था। उस लाश के गले में एक खत पिरोया गया था जिसमें जाकिर की तरफ से 15 बेगुनाहों के कत्ल का इर्तिकाब किया गया था और एक एक के कत्ल की तरतीब वार तफसीलात भी दर्ज थीं। उनमें से बेशतर कत्ल बाबा साहब के बराह रास्त हुक्म पर और बाकी कत्ल उनके हवारियों के अहकामात पर किए गए थे। यूं दिखाई देता था कि उसे कैफर किरदार तक पहुंचाने से पहले उसकी तफ्तीश की गई है और इस तफ्तीश के दौरान उसकी तरफ से किए जाने वाले जराइम की फहरिस्त भी उसके गले में लटका दी गई है। इन तफसीलात की एक एक कॉपी मुल्क के तमाम मुक्तदर अखबारात और जराइद और सरकारी अम्माल को भी रवाना कर दी गई और उन्हें कहा गया था कि मुजरिम की तरफ से इतने कत्ल करने का एतराफ जिसमें उसके कातिल होने के सबूत भी दिए गए हैं इस बात की निशानदही के लिए काफी है कि तंजीम दहशतगर्दों का एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो हुकूमत को बाज़ सियासी हवालों से ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अगर इन लोगों की तनाबें न खींची गईं तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का खुदा ही हाफिज होगा। जिन लोगों ने जाकिर भाई को कैफर किरदार तक पहुंचाया था उन्होंने हल्फन इकरार किया था कि उनका ताल्लुक किसी तंजीम से नहीं लेकिन इंसाफ का तकाजा यही था कि जाकिर को कत्ल कर दिया जाता। कातिलों ने लिखा था कि उन्होंने जाकिर के साथी को निशान इबरत बनाकर छोड़ दिया है ताकि हुकूमत को ये बावर करवाया जाए कि अगर वो लोगों को इंसाफ नहीं देगी और दरिंदों को इसी तरह छोड़ देगी तो लोग मकतूलीन का इंतकाम खुद लेना शुरू कर देंगे। इस शहर में ऐसी जुर्रतमंद वारदात इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ज़बान खल्क इस कत्ल को जाकिर के आखिरी शिकार बेगुनाह नजमा की शहादत का शाखसाना करार दे रही थी लेकिन अखबारात पर सुकूत तारी था। अखबारात में इस हवाले से वही खबरें शाया हो रही थीं जो तंजीम चाहती थी। अफसर आला के सामने लाश की मुख्तलिफ जावियों से ली गई तस्वीरें और मरने वालों के एतराफ की फहरिस्त धरी थी। उसके साथ ही तंजीम के हस्पताल में पहुंच चुका था और अभी लंबे अरसे तक कोई बयान देने के काबिल नहीं था। गो कि उसकी हालत खतरे से बाहर थी लेकिन वो अपनी कटी हुई जबान और हाथों से जिंदा दरगोर हो चुका था। हुकूमत के 2 आला राब्तों ने इशारों कनायों से अफसर आला से इस हवाले से बात की थी कि कहीं ये उनका कारनामा तो नहीं। अफसर आला बेचारे सारा दिन टेलीफोन पर सफाइयां पेश करते रहे। शाम के बाद जब वो दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर ढेर पड़े थे तो अचानक ही एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह उनके जहन पर लपका। कहीं ये उस बूढ़े फौजी का कारनामा तो नहीं, लेकिन वो तो कई रोज पहले शहर से जा चुका है। उनके जहन ने जवाब दिया। न जाने क्यों उनका दिल उनके दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। वो बड़बड़ाए दाल में जरूर कुछ काला है। उसके साथ ही उन्होंने घंटी बजाकर अपने एक मातहत को तलब किया। फाइल नंबर 13A ले आओ, उन्होंने हुक्म दिया। थोड़ी देर के बाद फाइल उनकी मेज पर थी। उन्होंने फाइल में दर्ज तफसीलात और अपने मातहत की रिपोर्ट दोबारा पढ़ी और चंद सानियों के लिए कुछ सोचने लगे। अचानक ही उन्होंने अपने ऑपरेटर को सूबा सरहद के एक शहर में एजेंसी के ऑफिस का नंबर मिलाने को कहा। 5 मिनट के बाद उनके मेज पर धरे खुसूसी टेलीफोन की घंटी बजी। सूबा सरहद के शहर में एजेंसी का अफसर आला लाइन पर था। मकामी अफसर आला ने उसे खान जमान के एड्रेस से आगाह करते हुए जल्द अज जल्द उसकी गुज़श्ता चंद दिनों की मसरूफियात की तफसील मांगी। दूसरी तरफ से अगले रोज शाम तक तफसीलात बहम पहुंचाने के वादे के साथ सिलसिला मुनक़ते हो गया। अफसर आला की सारी रात करवटों की नजर हो गई। वो शेरगुल खान के बयान की फाइल अपने साथ घर ले आए थे और एक मर्तबा फिर बड़ी बारीक बीनी से उसकी तरफ से अपने गायब रहने के जवाज का जायजा ले रहे थे। शेरगुल भी एजेंसी का तरबियत याफ्ता था। क्या मजाल जो उसके बयान में जरा सा भी झोल मौजूद हो। उसने बयान में कोई ऐसी जुज़ियात नहीं लिखी थी जिनको शक की बुनियाद बनाया जा सकता। बड़ी कोशिश के बाद भी अफसर आला उसके बयान में शक शुबे की गुंजाइश न निकाल सके। गुज़श्ता 2 रोज से शेरगुल एजेंसी की नजर में था। उसकी हिफाजत के पेश नजर उस पर कड़ी निगरानी लगाई गई थी। इस दरमियान उसने सिवाय एक मर्तबा डॉक्टर से मुलाकात करने और मकामी कब्रिस्तान में अपनी बहन की कब्र पर फातिहा खानी के कुछ नहीं किया था। बाकी सारा वक्त अपनी माँ के साथ घर पर ही गुजारा था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अभी तक वो किसी फैसले पर क्यों नहीं पहुंच सके। अगले रोज सारा दिन वो बेचैनी से सूबा सरहद से रिपोर्ट के मुंतजिर रहे।
शाम गए वहां से बजरिया फैक्स मशीन आने वाली रिपोर्ट उनके सामने रख दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके गांव के लोगों ने बयान किया था कि वो प्रोग्राम के ऐन मुताबिक गांव पहुंचा था और यहाँ से मामूल की जिंदगी गुजार रहा था। अभी तक उसके मुतालिक कोई गलत रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं करवाई गई थी। वो एक बहादुर फौजी था जिसने 2 बड़ी जंगों में हिस्सा लिया और एक जंग में जुर्रत के एक एजाज से नवाजा गया। गांव के लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। अफसर आला का जी चाहता था कि अपना सर पीट ले। उस रिपोर्ट की सदाकत पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो बड़बड़ाया, बहुत चालाक बूढ़ा है कमबख्त। उन्हें अब भी इस वारदात में उस बूढ़े फौजी का हाथ नजर आ रहा था। ये बात उनके इल्म में पहले से थी कि फौज में भी खान जमान ने बहुत अरसे तक इंटेलिजेंस ड्यूटी की है। शायद यही वजह थी कि उसने अपने जुर्म का कोई मामूली सा सबूत भी नहीं छोड़ा था। जिस दलेरी और होशियारी से उसने ये वारदात की थी वो किसी आम गुंडे के बस की बात नहीं थी। उन्हें शेरगुल के घर पर उस बूढ़े से अपनी आखिरी मुलाकात याद थी। उन्होंने उस बूढ़े की आंखों को इंतकाम के शोले उगलते देखा, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात पर हो रही थी कि उस शख्स ने कितनी सफाई से कितना खतरनाक काम किया था। आरिफ की ट्रेनिंग कैंप में मुकम्मल हो गई थी। उसके इंचार्ज सजावल ने बताया था कि उसकी मुलाकात शायद पाकिस्तान में कहीं हो जाए, लेकिन वो अजनबी रहेंगे जब तक कि सजावल खुद न चाहे। इस मर्तबा जब वो पाकिस्तान आने लगा तो मीनाक्षी को भी अपने साथ ही ले आया और उसे हुक्म दिया कि मीनाक्षी की हिफाजत करनी है और उसके साथ हर मुमकिन ताउन भी। मीनाक्षी आरिफ की दुल्हन बनकर इस्लामी नाम के साथ पाकिस्तान आई थी। अब वो मीनाक्षी नहीं, मिसेज परवीन आरिफ थी। ऐसी शादियां चूंकि आम सी बात है, इसलिए किसी ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। परवीन को आरिफ के वालिदैन ने खुले दिल से कबूल किया था, क्योंकि ऐसी अमीर कबीर बहू जिसने आते ही उनके घर को 4 चांद लगा दिए थे, चिराग लेकर ढूंढने पर भी उन्हें न मिलती। एक आरिफ मियाँ जरूर थे कि कभी कभी जब वो शराब और शबाब के नशे से फारिग होते तो चंद लम्हों के लिए उनका ज़मीर उन्हें जरूर मलामत करता, लेकिन जिस तंजीम से उसका रिश्ता जुड़ गया था वहाँ ज़मीर नाम की चिड़िया से कोई आशना नहीं था। वहाँ तो अहकामात थे और उनकी तामील करना होती थी। बसूरत दीगर जिंदगी जहन्नम बना दी जाती। ये लोग अपने कारकुनों को पहले ऐसी आदतें डाल देते थे जो उनका नशा बन जाती थी और वो अचानक ऐसी शानदार जिंदगी गुजारने लगते थे कि फिर उसके लिए हर कीमत अदा करने पर तैयार रहते थे। बाबर उसका बचपन का दोस्त और हम जमात था। दोनों इत्तेफाक से एक ही इलाके में रहते थे और 3 ब्लॉक छोड़कर आसिफ का घर था। आसिफ उस तंजीम के तलबा विंग का एक अहम रुकन था और उस इलाके की कमान भी वही करता था। दोनों ने तंजीम के हुक्म पर 3-4 कारनामे भी इकट्ठे अंजाम दिए थे और हाल ही में तंजीम के एक बागी को सजा देने का अहम फरीजा भी अंजाम दिया था। उस रोज बन्ने भाई ने जब अचानक आरिफ को एक हंगामी मीटिंग में अपने पास बुलाया तो मकामी सेक्टर इंचार्ज भी वहाँ मौजूद था। बन्ने भाई का पारा आसमान को छू रहा था। साले कुत्ते के पिल्ले, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, अब हमें आंखें दिखाई, हमें डॉज करी। साले को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जिंदगी याद करता रहे। वो गुस्से से चिल्लाया। आरिफ ने बन्ने भाई के गुस्से को ठंडा करना चाहा। क्या बात है बन्ने भाई, किसने जुर्रत की तुम्हारे हुक्म से सरताबी की? इस गद्दार ने। ये कहते हुए बन्ने भाई ने आरिफ के सामने एक तस्वीर फेंकी। ये बाबर की तस्वीर थी। आरिफ को अपने खून का खमीर बदलता महसूस हुआ। उसकी पूरी कोशिश थी कि अपने चेहरे के तासुरात से अपने दिली जज्बात का इजहार न होने दे। अगर बन्ने भाई को उस पर मामूली सा शक भी हो जाता कि आरिफ की नीयत में कोई फतूर पैदा हो रहा है तो वहीं उसका दिमाग दुरुस्त कर देते। बन्ने भाई फुनकारे। देखो आरिफ, जब हमने तंजीम से रिश्ता जोड़ लिया तो सारे खून के रिश्ते हमारे लिए अजनबी हो जाते हैं। ये इम्तिहान की घड़ी है जिसमें तुम्हें सुरखरू होना है। हमें शक है कि बाबर का ताल्लुक बागी ग्रुप से है और तंजीम के भगोड़ों के लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है। तंजीम के किसी भी गद्दार से राब्ता रखने की कम से कम सजा मौत है, तुम जानते हो। आसिफ ने चूंकि तंजीम के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा यही रियायत मिल सकती है कि उसे आसान मौत दी जाए। जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे गाड़ी के नीचे दे डालो। जिस किस्म की मदद दरकार है 5-9 से ले लो। ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। आरिफ ने होशियारी दिखाई, बोला ऐसा ही होगा बन्ने भाई, आप बेफिक्र रहिए। बन्ने भाई ने कालिया की तरफ इशारा किया। कालिया को तुम जानते हो, मकामी सेक्टर कमांडर है, ये तुम्हारी मदद करेगा। आरिफ ने कहा ओके और बाहर आ गया। बन्ने भाई ने कालिया को समझाया, अगर साला मामूली सी गड़बड़ भी करे तो मार देना। बाबा साहब ने खास तौर पर इसका इम्तिहान लेने के लिए ये जिम्मेदारी इसके सर थोपी है। अगर इसे नंगा होना है तो अभी हो जाए, ज्यादा नुकसान न करे। कालिया बोला, सीधा कर दूंगा साले को। किसी की जरूरत नहीं कि बाबा साहब के हुक्म से मामूली सरताबी करे। कालिया का कहकहा बड़ा हौलनाक था।